जो थे वो साइंटिफिक नहीं थे। तो सबसे पहली बार साइंटिफिकली जब भी हमने बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर किया, सॉरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया, तो वो किया था बाय एरिस्टोटल। इनका नाम आप बायो के अंदर काफी सुनते होंगे, एरिस्टोटल का नाम। तो हम आज अपना चैप्टर जो है वो यहीं से शुरू करेंगे और फिर ये जानेंगे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके इस चैप्टर के अंदर हमने डील करने। ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पोर्शन है बेटा, हम थोड़ा सा आज उसके अंदर जो है इंट्रोडक्शन थोड़ी सी जो है वो थोड़ी स्लो चलेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा जो है जब हमारे किंगडम शुरू होंगे मोनेरा प्रोटिस्टा, तब हम थोड़ा सा उधर क्वाइट थोड़ा हम लीड लेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैसे कि आई टोल्ड यू कि ये पहले साइंटिफिक नहीं था। तो सबसे पहली बार साइंटिफिकली जो है किन्होंने सबसे पहले इनको क्लासिफाई किया, तो बेसिकली नाम आया एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या किया था, इन्होंने जस्ट डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिजम्स को कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस पूरे वर्ल्ड में वो दो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और वो दो कौन सी कैटेगरीज है जिनको ये बिलोंग करते हैं? नंबर 1 इज प्लांटी एंड नंबर 2 इज एनिमेलिया। इन्होंने दो ही कैटेगरी के अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, एनिमेलिया एंड। बट हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर आप लोग ये सोचें कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसे हम कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं है। ये नॉर्मली अभी क्लासिफिकेशन इसकी शुरू होगी, इसके बाद एरिस्टोटल ने तो सिर्फ इनको डिवाइड किया था। इनको किंगडम्स का नाम देने वाले टू किंगडम क्लासिफिकेशन के जो साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम है? कौन बताएगा बेटा? कार्लस लिनियस, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले प्लांट और एनिमेलिया को जो है एज अ किंगडम बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कार्लस लिनियस थे। ठीक है बेटा, तो एरिस्टोटल ने जस्ट इनको जो है क्लासिफाई किया और अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर सबसे पहला सिस्टम जो था वो कौन सा होता है। पर अगर एक बार हम चलिए मैं आपको यहीं से बताती हूँ इसको। कार्लस लिनियस, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहली बार जो है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था कि हमारे पास दो तरह के किंगडम्स हैं, किंगडम प्लांटिए एंड किंगडम एनिमेलिया। अब ये जानते हैं कि क्यों ये जो है क्लासिफिकेशन आगे फॉलो नहीं हुई, कोई ना कोई तो ड्रॉबैक रहा होगा इसका, और क्या बेसिस था कि इन्होंने इसको दो किंगडम जो है या टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इन्होंने इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके बेसिस पे हम इनको डिवाइड करेंगे। आप लोगों को दिख रहा है बेटा, सब कुछ क्लियर है? Okay, yes, it was proposed, it is proposed in 1758. Yes, it was right. Yes, प्लांटिए एंड एनिमेलिया। हम इनको जानेंगे कि इन्होंने किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल लिया था, सेल वॉल। अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मैं प्रेजेंट के लिए ना बेटा प्लस का साइन यूज करूंगा, ठीक है। और एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिया उन्होंने जिसके बेसिस पे उन्होंने इसको डिवाइड किया। ठीक है, नेक्स्ट इज लोकोमोशन। तो प्लांट्स के अंदर आप जानते होंगे बेटा कि लोकोमोशन क्या रहती है? एब्सेंट। और एनिमेलिया में लोकोमोशन क्या होती है? प्रेजेंट। नेक्स्ट किसके फीचर पे डिवाइड किया इसको? इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन डिवाइड किया।
तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर जो होता है वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉफिक। और एनिमल्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है वो मोस्टली क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक। बेटा आप इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हो आगे, पैरासिटिक, ठीक है ना, फिर क्या बोलते हैं होलोजोइक, वो सब चीजें, तो वो हमें अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी। जस्ट हम नॉर्मल क्राइटेरिया जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया। तो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक इसके बेसिस पे। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो नेक्स्ट इज स्टिमुलाई। तो आप जानते हैं बेटा कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ जो है वो पुअरली रिस्पॉन्स करते हैं, उतना वेल डेवलप्ड रिस्पॉन्स इनका नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इनके अंदर ये प्रॉपर्टी पुअर है, और एनिमल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी वेल डेवलप्ड होती है। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, आप लोगों ने सुना होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, इनकी क्या फंक्शनिंग होती है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं किसी भी सेल की ऑस्मो रेगुलेशन में, उनकी ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने में जो है उनकी मदद करती है, जो कि एनिमल्स के पास ये फीचर होता है, वो अपनी ऑस्मोलरिटी को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की, तो प्लांट्स में मैक्सिमम केसेस में हम बोलेंगे कि इट इज एब्सेंट। तो ये वो फीचर्स थे जिसके बेसिस पे कार्लस लिनियस ने सबसे पहली बार टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये इन्हीं फीचर्स के ऊपर बेस्ड है। अब इसके आगे हम बात करेंगे। पहले आप बेटा बता दीजिए, इतना समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये 5 फीचर्स थे, इनके अंदर कौन कौन से, एक मिनट, क्या, यस इट डू हैव एक्सेप्शन, यस। अभी हम बेटा इसकी बात नहीं करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ना। तो अभी हम लोगों ने जस्ट नॉर्मल और बेसिक फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है? यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस को हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आगे हम थोड़ा सा डिटेल जब करेंगे तब मैं आपको साथ के साथ ही समझाती चली जाऊंगी कि इसमें कौन कौन सी जो एक्सेप्शनल केसेस रहती हैं, ठीक है? सो यस, अब ये डिस्कस करते हैं कि स्टिमुलाई, बेटा एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्स करना। आप लोगों को पता होगा कि जो एनिमल्स हैं जिनको कभी भी हम कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है तो हम एकदम से रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि कभी कहीं मतलब कि हाथ को एकदम से चोट लगी, हमने अपना हाथ पीछे कर लिया, ये सब चीजें है ना, और हम रिएक्ट करते हैं हर चीज के अंदर। और हमारे पास बेसिकली क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे वेल डेवलप्ड हैं। जबकि प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। वो स्टिमुलस को जो है ना वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके पास प्लांट हार्मोन्स होते हैं, फाइटो हार्मोन्स, वो उसी के हेल्प से जो है वो रेगुलेशन करते हैं। तो स्टिमुलस का जो यहाँ पर बात हम कर रहे हैं वो इस बेसिस पे कर रहे हैं कि हमारे पास किस तरह के सिस्टम प्रेजेंट है और प्लांट्स के पास वो नहीं होते। ये है स्टिमुलाई के बारे में, ठीक है? अब यहां से जो है हम इनके ड्रॉबैक्स भी जानना शुरू कर देंगे बेटा। सबसे पहले तो ये जानते हैं ना कि हमारे पास जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इसके अंदर इन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा, उनकी एनालिस्टिंग कर रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने प्लांट्स के अंदर ही बैक्टीरिया डाल दिए।
यस, आप लोग सोच रहे होंगे, बट यस इट इज ट्रू, इन्होंने बैक्टीरिया, अब आप जानते हो कि न्यू क्लासिफिकेशन में दे कम अंडर मोनेरा, जो कि एक सेपरेट किंगडम है, बट इन्होंने प्लांटी के अंदर बैक्टीरिया को डाल दिया। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये देखिए कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्होंने क्लासिफाई किए। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद इन्होंने इसके अंदर रखे कौन से ऑर्गेनिज्म, फंजाई, फंजाई, इसके बाद इन्होंने सारे के सारे जो एल्गीज थी उनको इसके अंदर रख दिया। ठीक है, एल्गीज के बाद दे क्लासिफाइड यू नो प्लांट की जो कैटेगरीज होती हैं, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, मतलब एल्गी में थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इनके अंदर रखे। तो यहाँ पे ऑल प्लांट्स लिख दूंगी, ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ये सारे अप टू एंजियोस्पर्म इन्होंने प्लांटी के अंदर रखे। एनिमेलिया में इन्होंने क्या रखा, इन्होंने रखे प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स के बाद इनवर्टिब्रेट्स, इसके बाद रखे वर्टिब्रेट्स। तो ये ऑर्गेनिज्म इन्होंने क्लासिफाई किए। तो यहां से भी फिर ड्रॉबैक्स पता चलेंगे कि क्या कौन से ड्रॉबैक्स। नंबर 1, आप देख पा रहे हैं बेटा कि बैक्टीरिया जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फंजाई, एल्गी और ये जो नीचे जितने भी आप पढ़ रहे हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इनकी पहली मिस्टेक ये रही कि इन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएट नहीं कर पाई ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर्ली। तो नो प्रॉपर differentiation between unicellular and multicellular. First point. Next, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में आपको पता होगा ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और बाकी सारे जितने भी हम पढ़ते हैं वो अंडर यूकैरियोट्स पढ़ते हैं। तो इन्होंने एक और गड़बड़ी यहाँ पर की कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी एक साथ रख दिया। तो अगेन नो प्रॉपर डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। इसके बाद बैक्टीरिया और कुछ फंजाई, ठीक है, मोस्टली आप ये कहते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेसिकली अगेन इट इज हैविंग अ सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया। एल्गी या प्लांट्स की अगर हम बात करें ये मोस्टली कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, और ये जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है। तो इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी जो है वो ध्यान में नहीं रखा। तो अगला एक सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये वो प्रॉब्लम्स थी जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आई। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ना बेटा, इस चीज को थोड़ा रिजॉल्व किया था। नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में बात करेंगे, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बेटा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं। फटाफट से आप लोग मैसेज करके बताइए किसने दिया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। राइट, मुनीश। Yes, Haeckel, Ernest Haeckel. Good. In 1866, right? Good. Three kingdom classification.
अब इसके अंदर जो है ना, सबसे पहली बात ये देखो, एनिमल और प्लांट किंगडम इसके अंदर पार्ट है। प्लांटिए एंड एनिमेलिया इज अ पार्ट ऑफ दीज किंगडम्स। इसके अलावा इन्होंने जो न्यू क्लासिफिकेशन दी वो किसकी दी थी? किंगडम प्रोटिस्टा की। तो इनके 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इन्होंने जो न्यू क्लासिफिकेशन दी है वो दी है प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा। और फिर वही प्लांटिए एंड एनिमेलिया। अब मैं आपको बताती हूँ बेटा, जो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो अब इन्होंने जो भी प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिज्म रखे उनकी हम बात करेंगे कि प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखा। तो यस, इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, आप पढ़ते हैं ना, पहले मैं ये लिखूंगी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। सबसे पहली बात, आप जो प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ते हो वो एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स इसमें रखे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रखे। इन्होंने यस, और हाँ, ये इन्होंने ये दो इसके अंदर रखे। एंड देन अगेन फंजाई और प्लांट्स, वो सारे प्लांटिए के अंदर, और अगेन एनिमेलिया के अंदर ये सारे के सारे और अगेन इन्होंने एनिमल्स या प्रोटिस्टा के अंदर कुछ इन्होंने प्रोटोजोन्स डाले। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने क्लासिफाई किया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। बट अगेन आप देखोगे कि अगेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना। तो इन्होंने भी किस चीज का ध्यान नहीं दिया? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी साथ में प्लेस किया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी जो है कियोस क्रिएट हो गया। तो इनके भी ड्रॉबैक्स थे, पर हाँ, हम ये कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा को अलग करके इन्होंने एक स्टेप लीड लिया फ्रॉम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम की, इसको हम बात करेंगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, एनसीईआरटी में आपको ये सारे स्टेप बाय स्टेप, अगर आप एनसीईआरटी की बुक से जाओगे तो आपको उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, फिर 5 किंगडम की बात करते हैं। ठीक है, पर बीच में ये किंगडम्स भी आपको जानना है। एनसीईआरटी को मैं आपको बात बोलूं कि जब भी चैप्टर आप खत्म करोगे एनसीईआरटी भी आप पढ़ोगे रेगुलरली साथ के साथ। आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड, ठीक है, वो क्या बोल रहा है एनसीईआरटी में, वो अब इस टाइम तक याद हो जाना चाहिए। आज की डेट याद है आपको बेटा? क्या है? 4 मई। अभी क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन आप लोगों की किस्मत अच्छी है, तो कह लो आप लोग आज बड़े खुश हो गए घर पे। अदरवाइज आज आप जानते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कल आपका नीट का एग्जाम होने वाला था। बट किसी तरीके से कह लो आपका लक इस बार बहुत अच्छा रहा कि आप लोगों को थोड़ा गैप मिल गया, स्टडी को और अच्छे से डेप्थ में स्टडी करने को टाइम मिल गया। अब इस टाइम पर आप लोगों ने एक चीज को फोकस करना है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी। आप लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो भी हैं, मतलब कि जो एनसीईआरटी में से पूछे जाते हैं ना, आप उनके अंदर अपनी एनसीईआरटी की बुक के अंदर उनको आप मार्क करोगे कौन सी ईयर्स में स्टेटमेंट्स आए हैं, ये आप लोगों ने करना है। और एनसीईआरटी के अलावा जो मैं आपको एक बात बोलूं, आप लोग बोलते हो कि नीट के अंदर कि हाँ 70% पेपर जो है वो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड आता है, एंड रेस्ट ऑफ दैट जो होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। ठीक है, जो वो एक्स्ट्रा बोलते हैं तो इलैबोरेशन होती है ऑफ दोस पॉइंट्स जो कि बहुत ही कम, बहुत ही ब्रीफ जो है उन्होंने दिए होते हैं एनसीईआरटी के। वही हमें एक एक चीज जो है वो डिटेल में लेनी है। एनसीईआरटी तो आप भी पढ़ लोगे, मैं पढ़ाऊंगी भी आपको, मैं जब आपको टॉपिक कराऊंगी तो वो सारी एनसीईआरटी भी रिवाइज होगी, और जो चीजें इलैबोरेट करने वाली है, जो मुझे लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, वो इलैबोरेट भी करूंगी। आज पहला दिन है, इसीलिए मैं एकदम से मॉर्निंग स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। आपको इंट्रोडक्शन देना जरूरी है कि ये क्यों क्लासिफिकेशन की गई है, इसके बाद आपको चैप्टर जो है और समझ आएगा क्लियर। चलिए
बात करते हैं अब नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन की, दैट इज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए बेटा जितना भी अभी तक करवाया है, और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताइए किसने दिया था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। वेरी गुड बेटा, किताब लेके बैठिए सारी, आपको याद है मुनीश, मुनीश आपको ये सारी याद है डेट्स 1938, किताब खोल के रखिए सामने। ओके गुड, अच्छी बात है, याद होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। So four kingdom classification, ये साइंटिस्ट थे कोपलैंड, ठीक है सही बोला मनीष जी आपने, कोपलैंड। इन्होंने बेसिकली जो है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया है। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ एनसीईआरटी में दिया है, तो पर ये है ना कि डेट्स वगैरह याद है। मैं ये पूछ रही थी कि आप लोगों ने कि सामने सामने से मतलब कि याद कर रखी है डेट्स की, मतलब देख के बता रहे हो वहां पे एनसीईआरटी, सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। याद है तो बहुत अच्छी बात है जी। कोपलैंड ने बेसिकली सिस्टम दिया है, ठीक है। अब कोपलैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे, इन्होंने जो है एक न्यू किंगडम जो है वो न्यू किंगडम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज माइकोटा। माइकोटा, माइकोटा आपको सुनने में सुन रहा अबाउट फंगस हम बात कर रहे हैं, जो कि है भी सही, टुडे हम डिस्कस करेंगे इसको, बट बाद में ये चेंज हो गया है, ठीक है ना। अभी हम लोग इसके अंदर जो माइकोटा इसकी बात करेंगे, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हम फंजाई की बात नहीं करेंगे। माइकोटा इसको बाद में चेंज किया गया था, ठीक है। चेंज कोपलैंड ने नहीं किया है, वो और किसी साइंटिस्ट ने किया है, उसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। माइकोटा को चेंज करके बाद में नाम दिया गया मोनेरा, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने रखे कौन से ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। तो उन्होंने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन को इंप्रूव किया है बेसिकली, ठीक है। इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर ही दोनों रख दिए, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। इन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो थे और वो भी प्रोकैरियोटिक, उनको प्लेस किया अंडर माइकोटा, यानी कि जिनको मोनेरा भी बोलते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। अब एक बात और मैं बता दूं, क्योंकि आप ये बात कर रहे हो कि बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल और क्या है, बैक्टीरिया ही तो बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो बैक्टीरिया को सबसे पहली बार क्लासिफाई करने वाले पर्सन का नाम है कोपलैंड। अभी तक इन्होंने किसी ने भी बैक्टीरिया को फर्स्ट क्लासिफिकेशन नहीं किया, सिर्फ पहली बार क्लासिफिकेशन किया किसने, कोपलैंड, ठीक है। इन्होंने सिर्फ यही चीज जो है इंप्रूव की, बाकी अगेन क्योर्स तो था ही, ठीक है। इन्होंने चलो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट कर दिया, बट अगेन आगे वाले जो किंगडम्स थे जैसे कि प्रोटिस्टा, प्लांटिए, एनिमेलिया, इनके अंदर अगेन ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान नहीं दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ध्यान नहीं दिया, ऑर्गेनिजम्स को एक साथ ही रखा, सिर्फ एक ही चीज क्लासिफाई की, बैक्टीरिया, जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसी के बेसिस के बाद हम आएंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। और अभी इसके अंदर आगे भी हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के नाम पे, नेक्स्ट इज फाइव किंगडम। किसने दिया था ये, नाम सब जानते होंगे, आरएच विटेकर, ठीक है, यस। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो न्यू
क्या कह सकते हैं किंगडम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज किंगडम फंजाई। इन्होंने जो सबसे पहला किंगडम रखा दैट इज मोनेरा, जिसको पहले माइकोटा बोला जा रहा था, फोर्थ किंगडम के मोनेरा। देन कम्स प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटियन, फिर एनिमेलिया। तो न्यू जो इसके अंदर इंट्रोडक्शन हुई वो है फंजाई की। फंजाई इस स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, इसलिए बच्चे माइकोटा से कंफ्यूज करते हैं कि अगर पॉपुलैंड ने माइकोटा दिया तो उसके अंदर बैक्टीरिया, सोच भी सकता कि मोनेरा के बारे में बात की है, सोचेगा बच्चा माइकोटा मतलब यहाँ पे फंगस की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। इन्होंने माइकोटा के अंदर मोनेरा रखा था और फंजाई को डिफरेंशिएट किया है प्रॉपर्ली फर्स्ट टाइम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर बाय आरएच डिजिटल। ठीक है, अब हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जिसके बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कह सकते हो प्रेजेंट है, मतलब कि कौन से ऐसे बेसिस इसके ऊपर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन द अदर साइड। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। हाँ जी शालिनी बेटा कुछ पूछ रहे हैं बेटा? बेटा अनम्यूट करके बताइए। आप बेटा मैसेज कर दीजिए शालिनी, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि मैं कैमरा के सामने नहीं हूँ, मुझे आपका नहीं पढ़ पाऊंगी क्या बोल रहे हैं आप। मैसेज कर दीजिएगा आप क्या बोलना चाहते हैं। कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सबसे पहली बात कंप्लेक्सिटी, कम्प्लेक्स का मतलब सिंपल सेल्स कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक, और कम्प्लेक्स वाले कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक। तो सबसे पहला तो बेसिस इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर यही रखा, यूनिसेलुलर को अलग रखा और जो यूकैरियोटिक है उसको बाद में रखा। तो आपको पता है जो आपका मोनेरा है उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उसके बाद इधर से हम जो है वो प्रोकैरियोटिक, सॉरी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक आते हैं, उसके बाद हम सारे फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। तो कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि क्या प्रोकैरियोटिक है और क्या यूकैरियोटिक है। नेक्स्ट, कंप्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये है यूनिसेलुलर होंगे कि मल्टीसेलुलर। पहला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में था और दूसरा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को है जो डिवाइड किया है। यस बेटा ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्पीशीज आर डायनेमिक एंड अर्नेस्ट मेयर ने ये चीज दी थी। यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम फीचर्स की बात करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं। ठीक है, कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कंप्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड द थर्ड फीचर इज है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है कि
हेटेरोट्रॉफिक है। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड की सेक्सुअल मोड। नेक्स्ट इज 5th पॉइंट, फाइलो। ये टर्म ना अभी तक किसी ने भी डिस्कस नहीं की है इससे पहले। विटेकर जो थे उन्होंने फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री यानी कि फैमिली रिलेशनशिप्स कि कैसे ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे से ब्रांचेस के फॉर्म में अलग हो गए, हु वाज द इंसेस्टर, फर्स्ट इंसेस्टर, और उससे कैसे आगे जो है ऑर्गेनिजम्स डिवाइड हुए हैं। तो फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री को सबसे पहली बार जो है ध्यान में लाने वाले थे आर.एच. विटेकर, जिन्होंने इस रेसेस के ऊपर भी अपनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है। इसीलिए इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये 5 मेन जो है आप कह सकते हैं उनके जो थे पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये मैंने 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन 5 पॉइंट में से भी कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? क्या वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल होगा, कि वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, रिप्रोडक्शन की फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री? ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है पॉइंट? नो, इनकरेक्ट। 5th पॉइंट इनकरेक्ट। रिप्रोडक्शन इनकरेक्ट। First was also incorrect. Second is also incorrect. And third is the right answer. Mode of nutrition. जो आप सोच भी सकते हैं ये इसका सही आंसर है कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों मैं बता रही हूँ ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से इस तरीके से है। तो अगर हम बात करेंगे बेटा तो इसके अंदर बहुत ध्यान रखा गया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मोनेरा, मोनेरास क्या होते हैं? बैक्टीरिया हमारे। तो बैक्टीरिया मोस्टली क्या होती है? पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही सब डिवीजन आप ही कह सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज बड़ी ध्यान दी गई है, देखिए यहाँ पर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखेंगे, है ना। अब आपको पता है बीजीए इज एक्सेप्शनल केस, बायो के अंदर एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, ठीक। प्रोटिस्टा में भी आप बोलोगे कि एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है ना, उन्होंने मेजर फीचर आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं कि हाँ ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका है, ये है। एंड एक्सेप्शनल केसेस हम आपको लिखवा देते हैं साथ में कि बट एक्सेप्शन इज दिस, एक्सेप्शन इज दिस, है ना। आप जानते हैं कि इसके अंदर बीजीए आएगा, इसमें यूग्लिना आ जाएगी, फिर आई डोंट नो, है ना, इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे इस तरीके से जो एक्सेप्शन केसेस। फंजाई, फंजाई क्या होती है? बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखती है, मतलब ये बेसिकली सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज्यादा फॉलो करती है। प्लांट्स ये सारे कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। एंड हाँ अगेन एक्सेप्शन प्लांट्स के अंदर भी आते हैं, पिक्चर प्लांट वगैरह जो हम पढ़ते हैं, एंड एंजियोस्पर्म सॉरी एनिमल्स जो कि पूरे फिर से क्या है? हेटेरोट्रॉफिक। यानी कि आप ये कह सकते हो एक्सेप्शनल केसेस आपको हर एक में मिलेंगे, एक्सेप्शनल केसेस आपको हर एक चीज में मिल जाएंगे, बट अगर हम मेन फीचर की बात करेंगे तो कहीं भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्योस नहीं हो रहा है। जैसे पिछले आपने किंगडम में पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक भी उसी में ही है, हेटेरोट्रॉफिक भी उसी में ही है, एक्सेप्शनल केस छोड़ो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो थे वो एक साथ डाल दिए थे। तो ये काफी क्लियर प्रॉपर्टी रही है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, अच्छा एक चीज आपको याद रखनी है, अब आपको एनसीईआरटी में एक टेबल बना होगा, ठीक है ना। ये 5 मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए 5 किंगडम के, 5 किंगडम का टेबल भी बना होगा आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। 5 किंगडम का जो वो टेबल आपकी बुक में पड़ा है वो आप लोग जो है ना कल अच्छे से थरोली मतलब की पढ़ के आएंगे, वो मैं आपको बनवानी है बोर्ड पे, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें से कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। हाँ एक और चीज है, वो जो टेबल है उसमें से क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, नीट के अंदर हर बार इस टेबल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ट्राई टू फॉलो द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एनसीईआरटी, ये अपने पास रखना, नहीं होगा तो उसकी पीडीएफ आप नेट से डाउनलोड कर लेना। पुरानी एनसीईआरटीज में कुछ ना कुछ चीजें जो है वो चेंज हो चुकी हैं चैप्टर की, ठीक है, तो वो चीज आपने नहीं करनी है, लेटेस्ट एनसीईआरटी को फॉलो करना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए बेटा 2 मिनट ब्रेक ले लो, मैं आपको 2 मिनट देख लो, फिर मैं आपको इससे आगे बताती हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे हम ड्रॉबैक्स की ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ड्रॉबैक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे ना बेटा, ये हम बात करेंगे पुअर ऑर्गेनिज्म एल्गी के बारे में। हमने इसको पुअर क्यों बोला? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया ना, इस बेचारी एल्गी का ना कह सकते हो उसको अनाथ कर दिया, इसका कोई घर बार मतलब किस जगह को बिलोंग करती है वो कुछ फिक्स नहीं था, है ना। मैं आपको बताती हूँ, एल्गी को इन्होंने 3 बेसिकली कैटेगरीज में मतलब बताया कि मतलब 3 मतलब कि अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज पे बिलोंग करती है। जैसे कि हम पहली बार बात करेंगे मोनेरा की, तो मोनेरा में भी आपने ये टर्म पढ़ी होगी एल्गी। कौन सी एल्गी होती है जो मोनेरा को बिलोंग करती है? ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, ठीक है। तो एल्गी को मोनेरा के अंदर भी डाला, एग्जांपल दीजिए, ठीक है। एल्गी को इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर भी डाला। प्रोटिस्टा में जो इन्होंने एल्गी रखी वो कौन कौन सी थी? डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड डायएटॉम्स। एंड देन अगेन प्लांटिए। इसमें तो आपको पता है एल्गी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। तो एल्गी वर्ड जब उन्होंने बोला, इस पुअर वर्ड को जब उन्होंने यूज करा, तो बेचारी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कहीं भी नहीं हुआ। हमने इसके अंदर भी एल्गी यूज किया, इसमें वर्ड एल्गी यूज किया, इसमें भी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक इसका ये था। नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लो या उसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन देखिए। वायरसेस को कोई जगह नहीं मिली, ठीक है, उनका कोई किंगडम नहीं है, तो नो प्लेस फॉर वायरस। ठीक है, वायरस अभी तो बताने की जरूरत है आप लोगों को, वायरस टर्म तो आप सुन के तंग आ चुके हैं ना, तो नो प्लेस फॉर वायरस, ठीक है। तो एल्गी और वायरसेस की जो है ये 2 प्रॉब्लम्स जो हम इसके अंदर फेस करते हैं, जो आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स में आती है। अब हम बात करेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये लास्ट किंगडम डिस्कस करेंगे। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? जल्दी से मैसेज कर दो मुनीश, मुझे पता आपको डेट भी पता होगी। गुड साक्षी, अच्छा नहीं पता आपको, ईयर नहीं पता कौन सा है? कार्ल बूस, इन्होंने दिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर दिया।
ठीक है ना। बैक्टीरिया को भी आगे दो मतलब कैटेगरीज अलग किंगडम्स बना दिए बैक्टीरिया ने भी, है ना। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे। तो कार्ल रूस ने बेसिकली जो बैक्टीरिया थे फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे उन्होंने बोला कि बैक्टीरिया तो बिल्कुल अलग ही है। आप ये बोलो कि जो बैक्टीरिया होते हैं नॉर्मल जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो हार्श इन्वायरमेंट में रहते हैं और जो अब के हम नॉर्मल जो इन्वायरमेंट में रहते हैं यू बैक्टीरिया, ये आपस में मिलते जुलते नहीं। उन्होंने बोला ये बिल्कुल अलग है, इनको अलग कैटेगरीज में ही मतलब डिवाइड कर दिया। तो एक अलग किंगडम बन गया, किंगडम आर्की बैक्टीरिया एंड किंगडम यू बैक्टीरिया। बाकी तो सब कुछ सेम ही था, ठीक है। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में ये बात है। तो बेटा आप लोगों को ये समझ आ गया कि कौन कौन से किंगडम क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया को डिवाइड किया और बैक्टीरिया कम्स अंडर मोनेरा। हम यहाँ पर 5 किंगडम पे ही चलेंगे बेटा। 5 किंगडम के अंदर बैक्टीरिया को मोनेरा के अंदर रखते हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ से जो है मेन टॉपिक अपना शुरू करना है, दैट इज अबाउट मोनेरा, ठीक है। अब आपको पता है मोनेरा के अंदर आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, तो उसके अंदर उसका डायग्राम भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। कल के लेक्चर से शुरू करेंगे हम वो सब, ठीक है ना। मैं पहले से बोर्ड पे ड्रॉ करूंगी बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू ड्रॉ, ओके। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं मोनेरा के बारे में, कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, एंड देन from tomorrow onwards we'll start study monomer in detail. एक मिनट बेटा होल्ड ऑन, पढ़ रही हूँ आपको मैसेज क्या लिखा है आपने। बेटा किसकी ईयर की बात कर रहे हो, लास्ट वाले की बात कर रहे हो 1977 वाली? हाँ 6 इसका 1976 है, 77 नहीं है, 76 है जो लास्ट वाला है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने फर्स्ट किंगडम की, किंगडम मोनेरा। मोनेरा बेटा सबसे प्रिमिटिव कह सकते हो ऑर्गेनिजम्स हैं। जब से हमारी ये अर्थ जो है ना बेसिकली बनी है, तभी से ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं अर्थ पे, जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जो थे जिन्होंने मतलब कि आप कह सकते हो इवोल्यूट किया था, दोज ऑर्गेनिजम्स आर मोनेरा ओनली, बैक्टीरिया ओनली, ठीक है। तो ये तभी से ऑर्गेनिजम्स है। आर्किए, आर्किए सबसे प्रिमिटिव है बैक्टीरिया के अंदर, वो हम लोगों ने बोला था कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर हम इसकी मोनेरा की के अंदर ही पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया को भी। तो हम मोनेरा को बैक्टीरिया बोल रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया है, तो हम बोलेंगे कि यस इट इज प्रिमिटिव। ओके, मोनेरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैसे है, यूनी सेलुलर एंड यूकैरियोट, सॉरी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है, प्रिमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियस जिनके पास हो। एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कैसा होता है, जस्ट एक टेंटेटिव सा डायग्राम बना रही हूं आपको आइडिया लग जाए। तो एक नॉर्मल न्यूक्लियस क्या होता है, उसमें सबसे बाहर की तरफ जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अंदर जो क्या बोलते हैं डेंस सा लिक्विड होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें प्रेजेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल, and also there is presence of nucleolus. तो ये टिपिकल टाइप ऑफ मतलब वो है न्यूक्लियस, सॉरी डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस।
हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस नहीं होता, उनमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होता, ना ही उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती। प्रोकैरियोट के पास सिर्फ एक ही चीज होती है जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरह का न्यूक्लियस जिसके पास ये लेयर्स नहीं है और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? अभी तो आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो प्रोकैरियोटिक क्योंकि लैब ऑफ ऑर्गेनेल्स, मैं तो आपको सिर्फ न्यूक्लियस पे डिस्कस कर रही थी बेटा, ठीक है ना। न्यूक्लियस में ये चीज होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ऐसे न्यूक्लियस को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस ना बोल के हम इसके टर्म देते हैं न्यूक्लियोइड, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही हो। ये बैक्टीरिया का फीचर है, ठीक है। न्यूक्लियोइड का एक और नाम है, इसे हम बोलते हैं जीनोफोर। न्यूक्लियोइड को ही हम जीनोफोर भी बोलते हैं। और इंसिपिएंट न्यूक्लियस, काफी बुक्स में ये भी वर्ड आएगा आपको, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। हायर स्टडीज में आप कभी जब आगे जाओगे तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस वर्ड यूज किया होगा। वहां बच्चे पूछते हैं कि नहीं है, फिर मेरे डिस्टर्ब से कम ही सुना होता है लोगों ने, ठीक है ना। जीनोफोर भी सुना होता है, न्यूक्लियोइड भी सुना होता है, ये इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस यानी ओल्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। आगे तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया होने जाता अबाउट यूनिसेलुलर है, ये प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं। ये पॉइंट आप में से एक बच्चे ने भी टेक्स्ट बॉक्स में डाल भी दिया है, तो राइट, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं? जिनके बाहर प्रॉपर जो है वो मेम्ब्रेन, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, गोल्गी बॉडी हो गई, प्रॉपर वैक्यूल्स हो गए, तो ये सारे इनके पास नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती इनके पास। इनके पास नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्या होगा? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जैसे कि राइबोसोम्स, जिन्हें हम प्रोटीन फैक्टरीज भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको पता है इनका, राइबोसोम्स का प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर होता है, ठीक है। +2 में आपने पढ़ लिया था, ट्रांसलेशन वहां पर, ठीक। मुनीश क्या बोल रहे हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होती हैं इसमें या प्रेजेंट? किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोट्स की। दे डोंट हैव हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है ना। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, दे डोंट हैव हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन सिर्फ यूकैरियोटिक के फीचर्स में होता है, ठीक है। इनके पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं। ये 2 फीचर आपको समझ आ गए, तीसरे पे चलते हैं। बेटा ये फीचर थोड़ा ध्यान से समझना, ये आपको बता देती हूँ मैं कि क्या है। ये अबाउट साइक्लोसिस है। ये टर्म क्या है साइक्लोसिस, ठीक है। साइक्लोसिस टर्म जो है, अगर हम पहले, मैं यूकैरियोटिक के रेफरेंस से बताती हूँ आपको। यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, ये सेल हो गया, ठीक है। और इसके अंदर सेंटर में यहाँ पर अगर कोई वैक्यूल है, वैक्यूल के आसपास मान लीजिए कोई यूकैरियोटिक सेल है, वैक्यूल है, वैक्यूल के आसपास जो बाहर जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ना, इन यूकैरियोट्स, पहली बात तो मैं याद बता देती हूँ, यूकैरियोट की बात कर रही हूँ, यूकैरियोटिक सेल है। किसी भी वैक्यूल के बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है वो हमेशा जो है वो
वो कंसिस्टेंट नहीं होता, मतलब एक जगह पे मतलब रुका नहीं रहता, जेल लाइक कंसिस्टेंसी नहीं होती उसकी, थोड़ी मतलब जैसे लिक्विड टाइप होता है, मतलब ऐसे आप कह सकते हो रोटेट करता रहता है अपनी जगह से, जो है वो मतलब कि चेंज करता है, ठीक है, मूवमेंट शो करता है ये, ठीक है, यूकैरियोटिक का। तो हम बोलते हैं यूकैरियोटिक जो मतलब कि सेल्स हैं, दे शो द प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस। पर जब हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, प्रोकैरियोट्स की, तो हम बोलेंगे कि दे डोंट हैव दिस प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मतलब है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिमिंग या मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो कि यूकैरियोटिक में तो होता है पर प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इसके बाद कि ये जो आपके ऑर्गेनिजम्स है मोनेरा, ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स है? ये है सिंगल एनवेलप्ड ऑर्गेनिजम्स। सिंगल एनवेलप्ड ऑर्गेनिजम्स, सिंगल एनवेलप का मतलब इनके पास सिर्फ एक ही एनवेलप है, ठीक है ना, तो वो एनवेलप या एक ही लेयर प्रेजेंट है इसके ऊपर, एक ही मेम्ब्रेन है इनके पास, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज नहीं होती, एक ही मेम्ब्रेन है इनके पास, और वो मेम्ब्रेन कौन सी है? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एक ही मेम्ब्रेन इनके पास प्रेजेंट होती है, ठीक। तो इसको सिंगल एनवेलप ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं या सिंगल एनवेलप सिस्टम भी बोल सकते हैं इस फीचर को। नेक्स्ट इज सेल वॉल, नेक्स्ट फीचर इज सेल वॉल। अब आपको पता है प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होती है, ठीक है, तो मोस्टली जब भी हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की, तो सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है वो किससे बनी होती है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, अभी हम इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन केसेस पढ़ेंगे, आरटी की अलग होती है और यू बैक्टीरिया की अलग होती है, पर मोस्ट कॉमनली हम यहाँ यू बैक्टीरिया की बात करते हैं जब हम मोनेरा की बात करते हैं। तो अगर हम उस रेफरेंस पे बात करें तो जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन। मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ पीजी, आगे भी जब भी मैं पीजी वर्ड यूज करूंगी बेटा आपको याद रखना है कि पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में यूज हो रहा है, ठीक है। सो सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की है इसके अंदर, यस, वो भी हम बात करेंगे आपकी बैक्टीरिया को जब डिफरेंशिएट करेंगे, वो सूडोम्यूरिन होती है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन का दूसरा नाम म्यूरिन भी है, म्यूरिन। तो अगर ये म्यूरिन है तो म्यूरिन कंटेंट आरती में नहीं होगा, इसीलिए उसको सूडोम्यूरिन भी बोलते हैं, ठीक है। पर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास, पर वो मोनेरा में ही है, ठीक है, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है, कौन सा है वो ऑर्गेनिज्म? माइकोप्लाज्मा, करेक्ट। एक ही बच्चा, मुझे लगता है 2-3 बच्चे ही हैं जो थोड़े एक्टिव हैं, फटाफट से रिप्लाई करते हैं। मुनीश, श्रुति, ऊपर बेटे एक और बच्ची आई थी साक्षी करके, साक्षी चौहान। और बच्चे सो रखे हैं क्या कि थक गए हो क्लास लगा लगा के इतने लंबे टाइम तक? आई नो टायर्ड हो जाते हैं, चलिए इसके बाद आप लोग फ्री हो जाओगे, रात की क्लास है आपकी, थोड़ा सा रिप्लाई करिए बेटा, क्योंकि आप लोगों ने सब पढ़ रखा है। यहाँ पर हम लोग जो है ना वही चीजें पढ़ रहे हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखी है, बहुत ही बेसिक चीजें भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आगे डिटेल चैप्टर्स जो हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर, वहां पर मुझे मतलब चाहिए। आप लोग अभी सो जाओगे तो फायदा नहीं होगा बेटा, तो थोड़ा सा एक्टिवली मैसेज करो, ठीक है। तो यस, सेल वॉल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सेल वॉल, तो हम मैंने क्या कुछ क्वेश्चन पूछा था कि सेल वॉल किसमें प्रेजेंट नहीं होती? माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये कैटल्स में जो है, जिसे एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर निमोनिया कॉज करता है, ठीक है ना, लंग्स के अंदर, तो निमोनिया कॉज करता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, पीपीएलओ को, माइकोप्लाज्मा, ठीक है।
नेक्स्ट, अब पहला हम लोगों ने फीचर पढ़ लिया ये वाला, दूसरा ये हो गया साइटोसिस का पढ़ लिया, सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया। नेक्स्ट फीचर जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो पढ़ेंगे अबाउट न्यूट्रिशन, मोनेरा के अंदर न्यूट्रिशन। तो जैसे कि आप जानते हैं मोनेरा बैक्टीरिया दोनों तरह के न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी। हेटेरोट्रॉफिक आपको पता ही है, फिर आगे उसके अंदर आगे इसके सब कैटेगरीज भी हैं, ठीक है, तो वो नहीं हम बात करेंगे। सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक आपने तो सिर्फ एक ही पढ़ा है, ठीक है, तो वो कौन सा है, BGA, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो करेगा, ठीक है। अच्छा, हेटेरोट्रॉफिक के अंदर चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है, और इसके बाद सैप्रोफिटिक, और फिर लास्ट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशंस के अंदर, सिम्बायोटिक। बेटा मेरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग मुझे ये बताइए कि हेटेरोट्रॉफिक में भी पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो बैक्टीरिया कॉमनली शो करते हैं? करेक्ट, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक भी कम है, सिम्बायोटिक भी कम है, सबसे ज्यादा कॉमन है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। गुड। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो बेटा दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और जितने भी मोनेरा होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल प्रेजेंट होता है। तो इसको हमने प्लस साइन दे दिया और सेक्सुअल को नेगेटिव कर दिया। तो रिप्रोडक्शन के ये है। मुनीश एक मिनट बेटा, देखिए बेटा जब हम बात करेंगे न्यूक्लियोइडल स्ट्रक्चर की, तो न्यूक्लियोइडल स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन नहीं होगा, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा। ये मेम्ब्रेन भी नहीं है क्योंकि मेम्ब्रेन भी सिर्फ एक ही है इनके पास। तो आपने क्वेश्चन ही गलत पूछा कि ये सिंगल मतलब कि क्या पूछा है, न्यूक्लियोइड सिंगल स्ट्रैंडेड भी नहीं वर्ड यूज करेंगे आप ये बोलेंगे कि इट इज अ सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन भी नहीं बोलेंगे, स्टैंडर्ड भी नहीं बोलेंगे, इट इज अ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड ना ही मेम्ब्रेनस है और ना ही स्टैंडर्ड है, ठीक है। साक्षी क्या पूछ रहे बेटा, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड और ये, ठीक है ना। ये बच्चा पूछ रहा है कि मैम न्यूक्लियोइड, जो न्यूक्लियोइड है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोइड के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। न्यूक्लियोइड इज अ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोइड। यू गेटिंग माय पॉइंट? बताओ बेटा यस और नो में बताओ। मुनीश क्लियर हो गया, समझ आ गया? चलिए आप मुझे मैसेज कर देगा बेटा, आगे बात करते हैं। चलिए रिप्रोडक्शन की तो ये चीज होगी। अब एक और जो फीचर है, ओके गुड, अब जो नेक्स्ट फीचर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर, दैट इज बैक्टीरिया जो है वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तो नेक्स्ट फीचर इनका ये भी हो गया कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन। सुना है ना हमने कॉस्मोपॉलिटन का? नेक्स्ट मुझे नंबर भूल गया कौन सा नंबर था, चलिए मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। दे आर
डन कॉस्मोपॉलिटी, ठीक है। और लास्ट जो हम इसके अंदर नीचे डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ बिहेवियर। इनका बैक्टीरिया का बिहेवियर किस तरीके से है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना बेटा वो डाइवर्स टाइप का मतलब बिहेवियर शो करते हैं, मतलब हम इसकी बात करना चाह रहे हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बेसिस पे। बिहेवियर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बेसिस पे बात करेंगे, और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, क्योंकि टाइम हो गया है अभी, तो हम ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और कल हम एक और चीज भी डिस्कस करेंगे, शेप ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, समझ आ गया? मैसेज